बने एक दूजे के वास्ते पारसी वंश शानवी वंश के बेड पर बैठ जाती है और वंश उसके सामने रखे चेयर पर। वंश शांत भाव से शानवी को देखने लगता है। शानवी अपना सर नीचे करके बोलना शुरू करती है। मेरा जन्म दिल्ली शहर के एक जाने माने खानदान में हुआ था। मैं जब पैदा हुई तो मेरे परिवार में सब बहुत खुश हुए। मेरे दादाजी तो पूरे अस्पताल को ही सिर पर उठा लिया। उनकी एक बेटी थी जो बहुत ही छोटी उम्र में गुजर गई थी। उनका नाम शानवी था। दादाजी बोलते थे कि मेरी आंखें बिल्कुल उन पर गई हैं, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम शानवी रख दिया। मेरे परिवार में मम्मी पापा दादा दादी और मेरा छोटा भाई हम सब थे। मेरी माँ एक बहुत ही नॉर्मल परिवार से थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद से उठाया था और वो मेरे पापा के साथ उनके ही कॉलेज में पढ़ती थी। मेरे पापा से उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो हमेशा झगड़ा किया करते थे, लेकिन मेरे पापा कब मम्मी से प्यार करने लगे उनको पता ही नहीं चला और मेरी माँ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। जब ये बात दादाजी को पता चली तो पहले तो वो नाराज़ हुए, फिर उन्होंने मम्मी को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन नानी के परिवार में मम्मी से सारे रिश्ते तोड़ लिए। उनकी नज़र में मम्मी ने जो किया था वो पाप था। मेरे दादाजी और दादी ने मेरी मम्मी को बहुत प्यार दिया। मेरे पैदा होने के बाद भी मेरी कुंडली हमारे कुल की पंडित को भेजी गई। उन्होंने बताया कि इस लड़की के सितारे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इसकी ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली है। मेरे दादाजी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हुए। उन्होंने उस दिन से मेरे आगे पीछे नौकरों की लाइन लगा दी। मेरे लिए कई तरह के क्लासेस के इंतज़ाम कर दिए, जिससे मुझे घर से बाहर ना जाना पड़े। वो नहीं चाहते थे कि मैं स्कूल जाऊं। उन्हें डर लगता था कि किसी ने मुझे अगर परेशान किया तो उस वक्त मेरे घर के बगल में एक लड़का रहता था। वो बहुत ही अकड़ू था। वो छोटी-छोटी बात पर मुझसे लड़ता था, मुझे बहुत चिढ़ाता था, लेकिन फिर भी हमारे बीच धीरे-धीरे दोस्ती हो गई। मेरे पापा मुझे रात में चाँद सितारों की कहानियाँ सुनाते थे। मुझे चाँद बचपन से ही बहुत प्यारा लगता था। फिर एक दिन मैंने मेरे दोस्त के साथ चाँद को देखा और तब से पापा हम दोनों को साथ में ही चाँद दिखाते थे। लेकिन एक दिन मेरा वो दोस्त कहीं चला गया। उसके जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मुझे हमेशा उसकी याद आती थी। तो मेरी माँ ने मुझे पियानो बजाना सिखाना शुरू कर दिया। मेरी माँ को पियानो बजाना बहुत पसंद था। फिर मेरी ज़िंदगी में वो काली अंधेरी रात आई जिसको मैं चाह के भी भूल नहीं सकती। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। जब मैं 10 साल की थी, मैं छत पर बैठकर चाँद को देख रही थी। अचानक से मेरे घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तभी मेरे पापा भागते हुए ऊपर आए। उनके शरीर पर जलने के निशान थे। उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरी आँखों में देखते हुए बोला, मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दो। अपना ख्याल रखना। माधव अंकल की हर बात मानना। पापा आपके साथ यहीं तक थे और उन्होंने कहा मैं आपको यहाँ से नीचे फेंकने वाला हूँ। आंखें बंद कर लो। मैं रोने लगी, पर उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे में फेंक दिया और माधव अंकल ने नीचे गद्दा रखा था जिसमें मैं सेफ रहूँ। फिर वो मुझे वहाँ से ले जाने लगे। पापा ने ऊपर से ही बोला, माधव, इसको दूर ले जाओ, बहुत दूर, किसी को पता ना चले कि ये हमारी बेटी है। माधव अंकल मुझे लेकर बाहर की तरफ भागने लगे। मैं अपने पापा को देख रही थी। धीरे धीरे आग ने उनको अपने आगोश में ले लिया। मेरे सामने ही मेरा पूरा घर जल गया। मैंने सबको खो दिया। माधव अंकल मेरे दादाजी के बहुत वफादार आदमी थे। माधव अंकल मुझे अपने घर में ले गए। हम कुछ दिन वहाँ रहे। फिर वो एक दिन भागते हुए मेरे पास आए और उन्होंने बताया, छोटी मालकिन, अब आपको मेरे पास से जाना होगा। उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है। फिर उन्होंने मुझे अपने एक भरोसेमंद साथी को सौंप दिया और मुझे अनाथालय छोड़ने को कहा। उन्होंने मुझे अनाथालय छोड़ दिया। मेरे दादाजी हर साल उस अनाथालय को डोनेशन दिया करते थे। मैं वहीं पली बड़ी, लेकिन मुझे हमेशा अजीब लगता था क्योंकि वहाँ जब भी कोई बच्चा गोद लेने आता था तो वो लोग उनको सभी बच्चों को दिखाते थे, पर मुझे वो अलग कर देते थे।
अगर कोई मुझे गोद लेना चाहता भी था तो भी वो मुझे गोद नहीं लेने देते थे। पहले मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर एक दिन मेरे अनाथालय में 2 लड़के आए। उनमें से एक कार्तिक था और दूसरा कौन था मुझे पता नहीं था, पर मुझे वो दूसरा लड़का बहुत पसंद था। वो हमेशा तो नहीं पर हर त्योहार पर आता था और मैं उसको छुप छुप कर देखती थी। वो बिल्कुल मेरे उस पड़ोसी वाले दोस्त की तरह दिखता था। शायद इसीलिए मैं उसे पसंद करती थी। उसको सोच सोच के मैं खुश हो जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद उसने अनाथालय आना बंद कर दिया। मैं बहुत बेचैन होने लगी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर हमारे अनाथालय में नेहा आई। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। हम हर एक काम एक साथ करते थे। वो मेरे लिए मेरे बहन से भी बढ़कर थी। वक्त बीतता गया और उस लड़की की यादें धुंधली हो गई। जब मैं 18 साल की हुई तो एक दिन मुझे एक वकील मिलने आए। वो मेरे परिवार के वकील थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर में जो आग लगी थी उसमें कोई नहीं बचा। उन्होंने बताया कि उनका एक भरोसेमंद एम्प्लॉय विकास रायचंद ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, जिसकी वजह से हम लोग दिवालिया होने के कगार पर थे। लेकिन सबूत न मिलने के कारण वो बच गया। ये नाम मेरे ज़हन में बस गया था। उन्होंने मुझे बताया कि अब मैं अपनी मर्ज़ी से कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ और ये भी कि मेरे दादाजी ने मेरे लिए पहले से ही एक सीक्रेट बैंक अकाउंट खोल रखा था, जिसमें मेरे लिए लगभग 10 करोड़ रुपए थे। दादाजी को कुछ पता चल गया था शायद कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रही है और ये भी लिखा था कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो ये पैसे मुझे मिलेंगे। ये सुनकर मुझे लगा कि मेरे दादाजी भी मुझे कितना ज़्यादा प्यार करते थे। मैंने वहाँ से निकलकर फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। एक बार मैं कैंटीन में बैठी थी तो कुछ लड़के मुझे परेशान करने लगे। एक लड़के ने मुझे उनसे बचाया। वो लड़का राजेश था। राजेश अपने गलत एक्टिविटी के कारण पूरे कॉलेज में फेमस था, तो मैं उससे दूर ही रहती थी। एक दिन राजेश कार्तिक के साथ कॉफ़ी पीने कैंटीन आया और वहीं पर एक बार फिर मेरी मुलाकात कार्तिक से हुई। वो वहाँ एमबीए कर रहा था। हम दोनों में दोस्ती हो गई। मैं अक्सर उन लोगों के घर जाया करती थी। अगर कोई मुझे परेशान करता था तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन कार्तिक मुझे हमेशा सबसे बचाता था और इस बात के लिए मेरा मजाक भी उड़ाता था। मैं कार्तिक को पसंद करने लगी थी और कार्तिक भी मुझसे प्यार करने लगा था। एक दिन हम सब, मैं, नेहा, राजेश, कार्तिक और कार्तिक राजेश के कुछ फ्रेंड, हम लोग नाइट आउट के लिए बाहर गए थे। वहीं पे मैं पहली बार नैना से मिली। वो राजेश की दोस्त थी और वो कार्तिक को पसंद करती थी। मुझे ये नहीं पता था। उस दिन पहली बार राजेश ने मेरे और कार्तिक के बीच गलतफहमी के बीज बोए थे। उसने मुझे कॉल किया और अपने कैब में बुलाया, ये कह के कि उसको कुछ ज़रूरी काम है। जब मैं वहाँ गई तो उसने चक्कर आने का बहाना किया और मेरे कंधे पर सिर रखकर खड़ा हो गया। तभी नैना कार्तिक को लेकर वहाँ आ गई और जानबूझकर बोली, क्या यार, ये सब करना था तो कम से कम बाहर कोई वार्निंग तो लिख देते। मैंने जब कार्तिक को देखा तो उसे सब समझाया और राजेश ने भी समझाया कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। कार्तिक नाराज हो गया, वो बाहर चला गया। मैं भी उसको समझाने गई तो उसने मुझसे एक बात कही, तुम मुझसे कभी अपने नज़रें चुराकर अगर कभी ऐसा किया तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मैंने देखा वो सच था और तुमने जो बोला वो झूठ। मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। फिर उसने मुझे गले लगाया। मुझे कार्तिक की ये बात छू गई कि उसे अपने आंखों देखी सच्चाई से ज़्यादा मेरे आंखों की सच्चाई पर भरोसा है। फिर राजेश भी मेरे पास आया और उसने भी माफ़ी मांगी और बोला कि उसने जानबूझकर नहीं किया था। मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। लेकिन नेहा मुझे हमेशा से ही राजेश से दूर रहने को बोलती थी। मुझे लगता था कि वो मुझे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, इसीलिए बोलती है, तो मैं उसकी बात को हंसी में टाल देती थी। इसी तरह वक्त बीतता गया। राजेश और नैना ने ऐसे ही मेरे और कार्तिक के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कार्तिक हमेशा ही मुझ पे विश्वास करता था। मुझे नहीं पता था कि राजेश ऐसा क्यों करता था, लेकिन जब तक कार्तिक मुझ पे यकीन करता था मुझे कोई डर नहीं था। मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली। फिर मैंने एक छोटी सी
वर्कशॉप बहुत ही जल्दी ही मार्केट में मेरे काम को पसंद किया जाने लगा और मुझे लगा कि मेरे सपने पूरे होने लगे। लेकिन शानवी गहरी सांस लेती है। वंश बोलता है लेकिन क्या? फिर शानवी आगे बोलती है, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कार्तिक के डैड ने अपनी कंपनी अपने बेटों के नाम करने की सोची। कार्तिक के बड़े होने की वजह से उसे कंपनी का सीईओ बनने की बात कही। राजेश को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि उसने सौतेला होने की वजह से उसके डैड उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। उसने कार्तिक से सब कुछ छीन लेने की सोच ली। उस दिन से वो गलत कामों में उतर आया। उसने खुद की कंपनी बना ली। कंपनी तो बस दिखाने के लिए थी। उसकी आड़ में वो सभी तरीके के गलत काम करने लगा। सब उससे डरते थे, इसीलिए वो कभी पकड़ा नहीं गया। वो कार्तिक से नफरत करता था, लेकिन वो कार्तिक को ये दिखाता था कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उससे सब कुछ छीन लेना चाहता था और वो ये जानता था कि कार्तिक सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता था, तो वो सबसे पहले मुझे उससे दूर करना चाहता था। फिर वो हर बार कुछ ऐसा करता था कि कार्तिक और मेरे बीच झगड़े होने लगे, लेकिन फिर हम दोनों एक साथ हो जाते थे। नैना को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसने कार्तिक से कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि शानवी आजकल कुछ ज़्यादा ही राजेश के साथ रहती है? ऐसा लगता है वो तुम्हारी नहीं उसकी गर्लफ्रेंड है। पर कार्तिक को मेरे और राजेश पर पूरा विश्वास था। राजेश पर तो वो आंख मूंद कर भरोसा करता था। वो हमेशा कहता था कि राजेश जिस तरीके का लड़का है, अगर वो मुझसे इतना प्यार नहीं करता तो वो मुझे कब का बर्बाद करने की कोशिश कर रहा होता। लेकिन मेरा राजेश ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसीलिए कार्तिक ने कहा, बकवास मत करो। वो दोनों फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड सेक्टर में काम करते हैं और कंपनीज के बीच ऐसे एग्रीमेंट होते रहते हैं जिससे उन्हें मिलकर काम करना पड़ता है। कुछ समय के बाद कार्तिक और मैंने शादी की बात सोची। कार्तिक ने मेरी कुंडली और अपनी कुंडली पंडित के पास भेजी। उस वक्त मैंने उसे पहली बार मेरे खानदान का असली नाम बताया। मुझे नहीं पता था कि नैना मेरी बात छुप कर सुन रही है। फिर वो रात आई जब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। ये बोलते समय शानवी की आंखों में आंसू आ गए। आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी का नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।